डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फुल टेस्ट 1। और फुल टेस्ट 1 में आपका फुल टेस्ट जब दोगे आप घबराना तो नहीं है, आगे के फुल टेस्ट में भी मत घबराना क्योंकि हम ओवरऑल सब चैप्टर से पूछते हैं और ये बहुत सिंपल रहता है इन कंपेयर टू पार्ट टेस्ट। ओके, सेकेंडली एक चीज़ और याद रखना है, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे बॉटनी या जूलॉजी किसी में भी, फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी फुल टेस्ट का पेपर आपको मिले बाद में आप एक बार रिवाइज करके ही एग्ज़ाम दोगे क्योंकि पेपर्स हम बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके बनाते हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 151। इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव वाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज्ड। इन केस ऑफ HIV इन्फेक्शन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर विच सेल। ये आपने देखा होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एक डायग्राम है जहाँ पे जो HIV वायरस है वो एंटर कर रहा है ह्यूमन के सेल में जो कि मैक्रोफेज है, और उसी के बाद उसमें वो RNA से DNA में कन्वर्ट होता है, फिर लाइसोजेनिक साइकिल करता है, लेकिन सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता है क्योंकि आपको याद रखना है मैक्रोफेज जो होता है वो फैक्ट्री है और फिर वहाँ से निकल के वो T हेल्पर को डिस्ट्रॉय करता है। तो इसमें आंसर होगा आपका मैक्रोफेज, क्योंकि मैक्रोफेज एक ऐसा सेल है विच कंसिडर्ड टू बी द ट्रू फैक्ट्री फॉर HIV वायरस। ठीक है, और ये फैक्ट्री क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसे वो डैमेज नहीं करता, इसीलिए ये स्टेटमेंट लिखा है इन्फेक्टेड सेल्स कैन सर्वाइव व्हाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज्ड। एक चीज़ और याद रखना है, जब वो निकल के T हेल्पर के CD4 रिसेप्टर से अटैच करता है तब वो धीरे धीरे T हेल्पर के काउंट को डिक्रीज करता है, तभी एक पर्सन HIV पॉजिटिव से एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, मतलब HIV पॉजिटिव अगर किसी का है तुम उसे एड्स नहीं बोल सकते जब तक उसका T हेल्पर लिम्फोसाइट का काउंट डाउन ना हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 152। इसमें आपको पूछा है बायोमोलिक्यूल्स है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। इसमें कुछ एंजाइम्स के नाम लिखे हैं जो कि क्लासिफिकेशन के पार्ट से दिया गया है, जो नॉन एडिटेड बुक में पेज नंबर 158 में है, और लिस्ट 2 में उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिसको आपको मैच करना है। तो अब देखो 1C निकल रहा है, दैट इज लाइज 1C। दे कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय द मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस इन लीविंग डबल बॉन्ड। जब भी वो कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ता है वाटर का रिमूवल उससे नहीं होता है, लाइसिस। नेक्स्ट वन इज 2D लाइगेसेस। लाइगेसेस आपको पता ही होगा, जो बायोटेक में भी आपको मिला है। दे कैटालाइज द लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 कंपाउंड, क्योंकि वो छोटे छोटे कंपाउंड्स को, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोलाइसिस, जो कि ज़्यादातर डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसी कैटेगरी में गिरते हैं। क्योंकि हमारा डाइजेशन वाला चैप्टर नहीं है, फिर भी उसमें देखना लिखा हुआ है कि पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ता है या तो तुम्हारा एस्टर बॉन्ड तोड़ता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तोड़ता है, रिमूवल ऑफ वाटर इज देयर व्हेनेवर दे आर ब्रेकिंग एनी टाइप ऑफ बॉन्ड। तो इसमें आंसर होगा 3A, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक एंड हैलाइड, PN बॉन्ड सब कुछ तोड़ता है। एंड मोस्ट ऑफ देम जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसी कैटेगरी में गिरते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफरेसेस, जो कि एक ही ऑप्शन बच गया है, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, दैट इज एंजाइम कैटालाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप ऑफ G बिटवीन अ पेयर ऑफ अ सबस्ट्रेट S एंड S डैश। तो इसमें आपको पता ही चल जा रहा है व्हेनेवर इट इज रिटन एज ट्रांसफर, तो आपको उसमें तुरंत एक आंसर तो मिल ही जा रहा है। ओके, तो इसको इस तरह से मार्क करना था। आंसर यहाँ पे येलो में दिया हुआ है, दैट इज 1C, 2D, 3A एंड 4B। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 आपको माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर से पूछा गया है। मैच द आइटम इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज करेक्ट आंसर। इसमें आप देखो सिंपल है आंसर, इसमें B है 1C, दैट इज लेडी बर्ड जो होता है वो मारते हैं किसे, एफिड्स को। माइकोराइजा, दैट इज योर आंसर इज 2D glomus, and 3B biological control trichoderma, and biogas में 4A that is methanobacterium। तो आपको पता होगा कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के पॉइंट उससे पूछा गया है, जिसमें लेडी बर्ड जो होता है वो एफिड्स को टारगेट करते हैं, ड्रैगन जो होता है ड्रैगन फ्लाई वो मॉस्किटो को टारगेट करते हैं, जो यहाँ पे पूछा नहीं है। माइकोराइजा इज ग्लोमस, एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल के केस में ट्राइकोडर्मा यूज होता है जो कि प्लांट पैथोजन को किल करते हैं, और ये प्लांट रूट वाले एरिया में नॉर्मली
प्लांट पैथोजन को मारते हैं, जिसको ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम भी बोलते हैं, जो एनसीईआरटी में हर्जेनियम वर्ड नहीं है, लेकिन उसी के ठीक पहले वाले पेज में आई थिंक इन 183 नॉन एडिटेड वर्जन उसमें लिखा था ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है। लेकिन ये ट्राइकोडर्मा जो है वो बायो कंट्रोल एजेंट से पूछा है, जिसका काम होता है किलिंग अ प्लांट पैथोजन इन द रूट इकोसिस्टम। ओके, द लास्ट वन इज बायोगैस। आपको पता है ये एनारोबिक स्लैश डाइजेस्टर है, बायोगैस का दूसरा नाम। और बायोगैस में मिथेनोबैक्टीरियम यूज करते हैं, जिससे कि वो एरोबिक स्लज जो है दैट इज एक्टिवेटेड स्लज, उसी से कुछ गैस फॉर्म कर पाए, जैसे CH4 देन CO2 H2S एंड H2। तो इस परसेंटेज से बायोगैस होता है, जो हम बहुत जगह पे कमर्शियली उसे यूज़ कर सकते हैं, घर में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 154। 154, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। इसमें आपको एवोल्यूशन से कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, उस बेसिस पे आपको यहाँ से एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे सब ABC करेक्ट वाले उसमें दिया है, इनकरेक्ट कुछ नहीं है। तो आपको ढूंढना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है बस। द जीन माइग्रेशन टुगेदर विथ अदर 4 फैक्टर्स अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हमें ये पता है कि हार्डी-विनबर्ग का मतलब क्या है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जो कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स की स्टडी में आता है, जिसमें कहा जाता है P² + 2PQ + Q² equals to 1. That means zero evolution वो मानते हैं if they are not affected by large irregular random mating population, is not affected by natural selection, genetic recombination, genetic drift, gene migration और gene flow and mutation। अगर ये 5 factors नहीं होते, एग्जिबिट नहीं होते कहीं पे, या तो कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है कोई भी लार्ज पॉपुलेशन को, तब हम कंसीडर कर सकते हैं कि हार्डी-विनबर्ग लॉ जो है वो चल रहा है और ये पूरा इकोसिस्टम उसे ओबे कर रहा है, फॉलो कर रहा है और जीरो इवोल्यूशन है। लेकिन जनरली ये थियोरेटिकल होता है, इतना प्रैक्टिकल बेसिस में इतना यूज नहीं है इसका, वो भी ध्यान रखना। लेकिन बुक में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट ये जो स्टेटमेंट है कि द माइग्रेशन टुगेदर विद अदर 4 फैक्टर्स दैट इज नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकमेंडेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड म्यूटेशन अफेक्ट्स हार्डी-विनबर्ग लॉ, इज करेक्ट, क्योंकि वो अफेक्ट करेगा, तो ये करेक्ट में आ जा रहा है ना। तो फिर नेक्स्ट वन इज B, देयर वुड बी जीन माइग्रेशन इफ दिस जीन फ्लो हैपन्स मल्टीपल टाइम्स। ये ठीक उल्टा लिखा हुआ है, जीन फ्लो इधर आएगा, जीन माइग्रेशन इधर आएगा। एक चीज आपको याद रखना है, मान लो कि कहीं पे बर्ड है, बहुत सारे बर्ड आपको पता ही है, बहुत सारे साइबेरियन बर्ड हमारे दीपोर बिल में भी आते हैं, या तो बहुत सारे एरियाज में आते हैं जहाँ पे वो आके सेटल होते हैं समर सीजन में या विंटर सीजन में। तो विंटर जब होता है उनको वहाँ पे खाना नहीं मिलता, तो वो उड़ के यहाँ आ जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब वो माइग्रेट करते हैं फिर रिटर्न बैक करते हैं, फिर से उसी जगह पे फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, ऐसे जीन माइग्रेशन होता ही रहता है। बिकॉज उनके साथ पूरा जब वो उड़ के आते हैं तो ऑटोमेटिकली जीन माइग्रेशन ही वो बोलेंगे, क्योंकि बॉडी में जीन है उस बेसिस पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो वहाँ पे रह के एक पर्टिकुलर एरिया में उनको पसंद आ जाता है, वो जगह भा जाता है, तो वहीं पे वो सेटल होके रह जाते हैं। तो मल्टीपल टाइम्स जीन माइग्रेशन होने से ही जीन फ्लो पॉसिबल है, तभी जीन फ्लो होता है। लेकिन जीन फ्लो से जीन माइग्रेशन नहीं होता है, जीन माइग्रेशन से जीन फ्लो होता है। ओके, दैट मीन्स वो पूरा का पूरा जो स्टॉक है उस पर्टिकुलर स्पीसीज है, वो उड़ के या तो कोई भी स्पीसीज कहीं पे जगह बदल के एक जगह पे सेटल हो गया, वो ऐड कर हो गया एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, तब उसे बोलोगे जीन फ्लो हुआ है। तो ये स्टेटमेंट गलत आ रहा है, इसमें गलत है, हो गया। सी में देखो, डिस्टर्बेंस ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम कैन लीड टू इवोल्यूशन। यस, अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम हार्डी-विनबर्ग लॉ ओबे नहीं हो रहा है, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर लार्ज इरेगुलर रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन जहाँ पे है, एक बड़ा सा पॉपुलेटेड जंगल है मान लो, तो उस एरिया में कभी भी कोई 5 फैक्टर्स एक्सर्ट होंगे, वो इक्विलिब्रियम ब्रेक होगा और इवोल्यूशन होगा, यही बोल रहे। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। डिस्टर्बेंस वाला हो गया। नंबर D, व्हेन मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मेन कैरेक्टर वैल्यू इट रिजल्ट्स इन स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। तो ये भी करेक्ट है। तो आंसर तो आपको यहाँ पे मार्क करके दिया हुआ है C-D-A करेक्ट, इसमें B ही गलत आ रहा है। ओके, B तो मैंने बता दिया क्यों गलत है। लास्ट स्टेटमेंट में थोड़ा सा बता दूं कि नेचुरल सिलेक्शन में तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज स्टेबलाइजिंग, सेकंड वन इज डिसरप्टिव एंड अनदर वन इज डायरेक्शनल। स्टेबलाइजिंग में कुछ क्लासिकल एग्जाम्पल्स है, वो याद रख लेना, जैसे कि है ह्यूमन बेबीज का 2019 में क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन बेबीज का 2.5 to 3.3 तक वेट अगर है तो वो नॉर्मल वेट है, तो नेचर उसी को
सपोर्ट करता है टू ग्रो एंड फ्लरिश। अगर उसका कम वेट है अराउंड 1.5 और 2, तो उसका सर्वाइवल कैपेसिटी थोड़ा कम होगा, और ज़्यादा है तब भी सर्वाइवल कैपेसिटी कम होगा। तो स्टेबिलाइजिंग इज ऑलवेज रिफरिंग टू, दे आर एक्चुअली इंडिकेटिंग टूवर्ड्स, दे आर चेकिंग टूवर्ड्स द मेन कैरेक्टर वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज इन अ ग्रुप। तो आपको याद रखना है कोई ग्रुप के कोई स्पीसीज में कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर एवरेज उसका आ रहा है और सभी क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहा है टू एग्जिस्ट इन द नेचर, तभी जाके नेचर उसे सेलेक्ट करता है। तो स्टेबिलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन एक बैलेंसिंग सिलेक्शन भी है, जिसमें और एक बेस्ट एग्जांपल है मलेरिया एंड सिकल सेल एनीमिया। अगर कोई सिकल सेल एनीमिया किसी का है लेकिन वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में है तो सिम्टम्स नहीं होगा। साथ ही साथ एक फायदा ये हो गया उसमें कि आरबीसी सिकल शेपेड होगा, उसमें प्लाज्मोडियम ग्रो नहीं कर पाएगा, ना ही उसे मलेरिया होगा और ना ही सिकल सेल एनीमिया का कोई भी सिम्टम्स उसमें दिखेगा। साथ ही साथ अगर हम कंपेयर करें कोई इंसान में सिकल सेल एनीमिया का कोई भी ऐसे कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उसका आरबीसी जो है सर्कुलर रहेगा ह्यूमन में, और देयर इज अ बेटर चांस कि प्लाज्मोडियम उसे ज़्यादा वो कर पाए, इन्फेक्ट कर पाए, तो उसे मलेरिया होके फैटल भी हो सकता है और मर भी सकता है। और एक तरफ देखो तुम होमोजाइगस वाला सिकल सेल एनीमिया, उसके केस में क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया होने के कारण सिम्टम्स दिखेंगे कि वो होमोजाइगस है, तो इन दैट बेसिस सिकल सेल एनीमिया से उसका वो फैटल होगा, उससे वो मर सकता है। तो फायदा किसका हुआ, कैरियर का। जो कैरियर है, जो हेट्रोजाइगस है पॉपुलेशन में, उसका आरबीसी सिकल शेप होने के कारण मलेरिया नहीं होगा, और इस तरफ उसका कोई सिम्टम नहीं होगा क्योंकि वो हेट्रोजाइगस है, कैरियर है, आगे पास करेगा लेकिन उसे कुछ नहीं होगा। इन दैट बेसिस सच काइंड ऑफ natural selection are considered to be the balancing selection or it considered to be as stabilizing natural selection. Okay, अब हम next question की तरफ मूव करते हैं। There is question number 155. 155 में आप देखिए, आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से पूछा है। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम का आंसर 1 में आ रहा है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। एक बात मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलूँ कि रेसिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी दोनों ऑपोजिट है डेफिनेशन। दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इनसाइड द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, देन रेसिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इनसाइड द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ओके, वो ध्यान रखना, दैट इज ERV प्लस RV वो है। नेक्स्ट है आपको टाइडल वॉल्यूम, जो कि नॉर्मल सांस लेना, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन और नॉर्मल ब्रीथ। ओके, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। ठीक उसका उल्टा होता है डेफिनेशन एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो आपको डेफिनेशन एनसीईआरटी से याद करके रखना है, और उस मीनिंग को, मेरी तरफ से एक सजेशन है, उस मीनिंग को आप फील करके याद करोगे, जिससे कि जब भी आपको मैच द फॉलोइंग या कोई भी क्वेश्चन इससे पूछे आप फंसो नहीं, क्योंकि आप अगर फील करके याद नहीं किए तो आपको सिमिलर टाइप के डेफिनेशन लगेंगे। ओके, वो ध्यान रख लेना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 आपको फ्रॉग से पूछा है। फ्रॉग और कॉकरोच हमें देखना होगा, और हर एक फुल टेस्ट में फ्रॉग और कॉकरोच का क्वेश्चंस रखेंगे, तो आप फ्रॉग और कॉकरोच पढ़ लेना। इसमें देखो, बीडर्स कैनाल इज फाउंड इन किडनी ऑफ फ्रॉग। हमें एक पता है कि किडनी ऑफ फ्रॉग के अंदर अगर 119 जो कि नॉन एडिटेड पोर्शन है उसमें, और मुझे जो एडिट हो गया उसका पेज नंबर याद नहीं है फिलहाल, तो आप एक बार फ्रॉग का जो रिप्रोडक्टिव सेक्शन है उसमें, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेक्शन है उसमें देखना किडनी के अंदर कुछ ब्लैक कलर के लाइन दिख रहे हैं। ऐसे अगर ये किडनी है, इट्स टेस्टिस इज कनेक्टिंग एंड विद अ लिगामेंट, ये लिगामेंट है, ये मान लो तुम्हारा ये टेस्टिस है, दिस इज किडनी। किडनी के अंदर यहाँ से कुछ एक कैविटीज ऐसे लाइंस दिखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बीडर्स कैनाल, क्योंकि टेस्टिस का स्पर्म बीडर्स कैनाल से होके, यूरिनोजेनिटल डक्ट से होके, क्लोएकल एपर्चर से होके बाहर निकलता है। ओके, तो बीडर्स कैनाल प्रेजेंट इनसाइड द किडनी ऑफ फ्रॉग, वो याद रख लेना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 157। ये आपको बायोमोलिक्यूल से पूछा है। ये जो डायग्राम है आपको पेज नंबर 145 नॉन एडिटेड एनसीईआरटी में मिलेगा। एडिटेड वाले में आप देखना, बायोमोलिक्यूल में एक पेज ही है पूरा डायग्राम से भरा हुआ है, उसी से आपको पूछा है। ये ट्राइग्लिसराइड है, तो आपको पता होना पड़ेगा कि डायग्राम कौन सा है, नहीं तो आप तुरंत नहीं कर पाओगे। मार्क द करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू अबव डिपिक्टेड स्ट्रक्चर। It is a lecithin present on the cell membrane? No. It is a saturated fatty acid? No. It is a trihydroxypropane, that is glycerol? No. It is a triglyceride stored by adipose tissue, क्योंकि हमारे बॉडी का ट्राइग्लिसराइड ये सबसे बेस्ट फैट है, मतलब
बेस्ट फैट नहीं, आप सोचोगे फैट क्या बेस्ट होता है क्या, फैट का भी रोल है, तो वी कैन से कि हमारे बॉडी में फैट एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, एडिपोसाइट्स में। ओके, तो ये डायग्राम अगर आपको पता है तुरंत आपको पता चल जाएगा ये ट्राइग्लिसराइड है, क्योंकि डायग्राम के नीचे उस पेज में ट्राइग्लिसराइड लिखा हुआ है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन नंबर 158, मार्क द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द टर्शियरी फॉलिकल्स इनसाइड द ओवरी। अब हमेशा याद रखना, आपको फॉलिकल के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद करके रखना बेटर रहेगा नीट एग्जाम के लिए। प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में, ग्राफियन में क्या डिफरेंसेस है, तो ये टर्शियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शियरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीट्स इट्स सेकंड मियोटिक डिवीजन। तो सेकंड मियोटिक डिवीजन वो कंप्लीट नहीं करता, क्यों, हमें पता है प्राइमरी फॉलिकल जो ओवरी में रहता है आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, उसमें प्राइमरी oocyte रहता है और ग्रेन्युलोसा सेल रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता। सेकेंडरी फॉलिकल्स में प्राइमरी oocyte ही रहता है, जो कि सेम रहता है प्राइमरी फॉलिकल की तरह ही, और दोनों में ही प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 को कंप्लीट करके अरेस्टेड रहते हैं, जो कि फीटल स्टेज में हो ही जाता है। फिर चेंजेस कहाँ से आता है, जब कोई प्यूबर्टी अटेन करता है सेकेंडरी फॉलिकल में एफएसएच के इंस्ट्रक्शन से वो टर्शियरी फॉलिकल बनता है। टर्शियरी फॉलिकल में क्या क्या आता है, ग्रेन्युलोसा सेल्स और थीका एक्सटर्ना और इंटर्ना दिखना शुरू हो जाता है, एंट्रम दिखना शुरू हो जाता है, और जब प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस 1 कंप्लीट करके फर्स्ट पोलर बॉडी शेड करता है, और उसका फर्स्ट पोलर बॉडी शेड करके वो सेकेंडरी oocyte बन जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें गलत इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी oocyte लिखा हुआ है। सेकंड, थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका इंटर्ना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। ओके, तो थीका लेयर्स जो होते हैं वो टर्शियरी फॉलिकल से बनते हैं, जो कि डिस्टिंक्ट बहुत अच्छे से ग्राफियन फॉलिकल्स में दिखते हैं और इसमें भी दिखते हैं, टर्शियरी फॉलिकल्स में भी दिखते हैं। ओके, थर्ड, फॉर्म्स ड्यूरिंग फीटल स्टेज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नो, यहाँ पे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का प्यूबर्टी के अटेन करने के बाद जो एफएसएच एक्ट करता है सेकेंडरी फॉलिकल में तब बनता है। ओके, द लास्ट वन इज सेकेंडरी oocyte शेड्स सेकंड पोलर बॉडी। जो सेकेंडरी oocyte होता है शेड्स सेकंड पोलर बॉडी, ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंडरी oocyte सेकंड पोलर बॉडी कब शेड करेगा, जब स्पर्म एंटर करेगा। आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन द सेकेंडरी oocyte और द ओवम शेड सेकंड पोलर बॉडी, उसके बाद वो दोनों फ्यूज होता है, मेल न्यूक्लियर एंड फीमेल न्यूक्लियर, फिर जाइगोट बनता है, ये भूलना मत। इसका मतलब सेकंड पोलर बॉडी हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब के अंदर बनता है, जहाँ पे एम्पिलोइड समस जंक्शन में, और फर्स्ट पोलर बॉडी हमारे ओवरी में बनता है टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। ओके, इतना ध्यान रखोगे आप, और हमेशा एक कॉलम खींच के एक बार देख लेना, अभी भी टाइम है हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल में क्या डिफरेंसेस है। और हमेशा याद रखना एक ही पोलर बॉडी बनता है इनसाइड द ओवरी और एक पोलर बॉडी बनता है सेकंड वन फैलोपियन ट्यूब में, वो भी स्पर्म एंट्री के बाद, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, भूलना मत ये लाइन। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं, उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 159 आपको पूछा गया है बायोटेक्नोलॉजी से, एप्लीकेशन पार्ट से। ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ अ डीएनए और जीन्स व्हिच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और जनरली ये पूछते ही रहते हैं। एम्फाइसीमा आपको पता है एल्वियोलर सेप्टा डैमेज से एम्फाइसीमा होता है, एंड दिस इज रिलेटेड टू सिगरेट स्मोकिंग, और इसके ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग बना है जो कि शिप में बना है, जो बुक में लिखा नहीं है, ट्रेसी शिप में क्या वो स्टडी किया गया था, जिसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ओके, ये आप देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 ये माइक्रोब से आपको पूछा है। स्टैटिन यूज्ड फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईस्ट, क्योंकि ईस्ट का उसमें नाम लिखा है मोनेस्कस पर्पुरिया, ये ईस्ट है। ओके, तो स्टैटिन क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, क्योंकि वो लीवर के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसके फंक्शन को सप्रेस कर देते हैं, जिससे कि फर्दर कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन ना हो, एंजाइम को सप्रेस करते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के थ्रू। ओके, वो याद रख लेना आप। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 161। ये असर्शन रीजन है जो कि आपको पूछा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। फ्रॉम डे 10 to 17 of the menstrual cycle is called fertile period. Reason, chances of fertilization are very high during this period.
इसमें आंसर ए मार्क करना था। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब इसको देखने के लिए दो जगह से आता है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी कनेक्टेड है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप जाओ पेज नंबर 50 में, नॉन एडिटेड वाले में, वहां पे जाके आप देखो एक डायग्राम है, और ये एडिटेड भी होगा चलेगा कि आपको डायग्राम पता ही चल जाएगा। उसमें 14th डे में ओव्यूलेशन होता है। 14th डे के 3 दिन पहले और 4 दिन बाद, मतलब 10 to 17 डे तक फर्टाइल पीरियड कंसीडर किया जाता है, जिसमें हम पीरियडिक एब्स्टिनेंस जो नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड है उसे हम ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, अगर ऐसा नहीं है, स्पर्म एंटर हो गए उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, देयर इज अ फेयर चांस कि फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो, यही है। तो इसीलिए इसमें रीजन ये करेक्ट है। क्यों? The chances of fertilization is very high because at that period of time ovum is waiting an ampullary and isthmus junction या तो ampullary region। ओके, ये याद रखोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से पूछा है। सोमेटोस्टेटिन जो कि होता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ओके, आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, वो पेनक्रियास से भी सिक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस से भी होता है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी बुक में सोमेटोस्टेटिन का सोर्स हाइपोथैलेमस लिखा है, ये याद रखोगे आप। और ये है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन सिस्टम, तब आपको मार्क करना है हाइपोथैलेमस। ओके, क्योंकि वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन को कुछ देर के लिए रोक देता है, इसलिए उसे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन कहा जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 163। 163 में the inner part of the cerebral hemisphere is called white matter and reason is fibers of the tracts are covered with a myelin sheath which constitute the inner part of the cerebral hemisphere. They give an opaque white appearance. Okay, तो आपको याद रखना है, ये पूछा आपको समझ में आ गया, ब्रेन पोर्शन से पूछा, ह्यूमन ब्रेन दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से। और इसमें असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, जो आपको पता चल जाना चाहिए कि सिंपल है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में ज़्यादातर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेटर नर्व्स होते हैं, और माइलिनेटर नर्व्स का कहीं पे भी अगर बंच होता है वो वाइट दिखता है, क्योंकि लिपिड का कलर वाइट होगा। अगर वहां पे माइलिन शीथ नहीं है तो उस पर्टिकुलर एरिया का कलर होता है ग्रे। जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का आउटर पोर्शन है, वो ग्रे दिखता है। जब हम डीप कट करके अंदर की तरफ जाते हैं तभी हमें व्हाइट मैटर मिलता है। सिमिलरली अगर आप स्पाइनल कॉर्ड कंसीडर करोगे, जो इस साल एडिटेड पोर्शन में है, स्पाइनल कॉर्ड में बाहर व्हाइट है और अंदर ग्रे है, ठीक उल्टा रहता है। तो इसमें आपको पूछा क्या है, फिर से देख ले, द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, मतलब सेरेब्रल हेमिस्फीयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर लेयर में जाके जब तुम देखोगे वहां पे तुम्हें व्हाइट मैटर दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उस एरिया में माइलिन शीथ है जो कंस्टिट्यूट करता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट, और इसीलिए वहां पे ओपेक व्हाइट अपीयरेंस आता है। इसलिए असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी करेक्टली कर रहा है, इसलिए आपको ए मार्क करना था। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 164। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देख के डरना नहीं है, डायग्राम बेस्ड है। कि ये आपको पूछा लोकोमोशन मूवमेंट से, ये 307 में है नॉन एडिटेड एनसीईआरटी में, लेकिन जो एडिटेड वाले में है आपको डायग्राम तुरंत दिख ही जाएगा। आफ्टर द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, ये पेज दिया है। ओके, तो इसमें है क्या, आपको पहचानना है कि कौन सा जो स्टेज है क्या डिपिक्ट कर रहा है। द गिवन फिगर शोज स्टेजेस इन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, रोटेशन ऑफ हेड एंड ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर ए, बी एंड सी फ्रॉम द कोर्स गिवन। तो इसमें क्या है, sliding rotation, then your 2 breaking of cross bridge, then 3 formation of cross bridge. ओके, तो इन दैट बेसिस आपको चूज करना है। इसमें एक ही साथ इस लाइन में लिखा है, आपको अगर स्लाइडिंग ऑफ रोटेशन है, स्लाइडिंग ऑफ रोटेशन दिया हुआ है तो कौन सा मार्क करोगे, स्लाइडिंग ऑफ रोटेशन में आपका कौन सा गिर रहा है, तो ऑन दैट बेसिस अगर आप देखोगे स्लाइडिंग ऑफ रोटेशन बी गिर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 1 बी में आएगा। ओके, ये जगह बी में आएगा, समझ गए। तो इसको सेट नहीं किया गया ऐसे, इसमें फॉर्मेटिंग में स्ट्रेट लिखा गया है। और 2 में ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो गया है, इस जगह पे टूट गया है, तो ये ए मेन कर रहा है, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज ऑटोमेटिकली ए मेन कर रहा है, तो इसलिए आपको ए मार्क करना था। फिर डायग्राम में आप देखो दिस वन, योर सी, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बन रहा है तो ये सी मेन कर रहा है, बिकॉज दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ओके, तो डायग्राम से तुरंत आपको चीज मिल रहा है, समझे कि नहीं? फिर से बोलो, ये स्लाइड कर रहा है इसलिए बी,
ओके इस जगह पे क्रॉस ब्रिज टूटा ना, मायोसिन हेड और जी एक्टिन सेपरेट हुआ इसलिए ए, इस जगह पे एक्टोमायोसिन बना मतलब जी एक्टिन और मायोसिन हेड अटैच हुआ इसलिए इस जगह पे आपको सी मार्क करना था, दिस ए। हमेशा एक चीज याद रखना है कि क्रॉस ब्रिज जब बनता है तब एटीपी हाइड्रोलाइज होता है, एटीपी टूट के एडीपी प्लस पीआई बनता है और जब नया एटीपी आके मायोसिन हेड में अटैच होता है फॉर फर्दर ब्रेकिंग ऑफ दिस एटीपी इनटू एडीपी और पीआई, इस वक्त पे क्रॉस ब्रिज टूटता है, फिर एटीपी टूटता है, क्रॉस ब्रिज बनता है। एटीपी जुड़ने पर जब नया एटीपी मॉलिक्यूल मायोसिन हेड में जुड़ता है क्रॉस ब्रिज टूटेगा और जब एटीपी टूटेगा क्रॉस ब्रिज बनेगा। और इस डायग्राम में बहुत सिंपल है, पता ही चल जा रहा है कि स्लाइडिंग इसमें आपको पता चल रहा है, स्लाइड करना मतलब खींच के आपका जो वो है क्या बोल रहे हैं उसको, थिन फिलामेंट्स को टुवर्ड्स एम लाइन लेके आ रहे हैं। मान लो ये एम लाइन है, उसको इस तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो ये एम लाइन को इस तरफ लेके आएंगे तभी ना जाके ये एक्टिन फिलामेंट्स जो होगा इस तरह से एज जोन को ढक देगा। मान लो ये एज जोन है, ढक जाएगा, तब जाके ये एम लाइन जो है एक बैरियर है, दिस इज अ पॉइंट जहाँ तक एक्टिन को रुकना है जाके, तो इसलिए स्लाइडिंग इस तरफ दिखा रहे हैं। इस तरफ भी दिखा सकते थे लेकिन डायग्राम में इस तरफ दिखा रहे हैं, ये दोनों ही करेक्ट है। ओके इस जगह पे क्रॉस ब्रिज टूट रहा है, इस जगह पे क्रॉस ब्रिज बन रहा है, सो इन दैट बेसिस आपको ये मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 आपको एनिमल किंगडम से पूछा है, साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम। एकिनस जो होता है, एकिनस के बेसिस पे आपको देखना है सी आर्चिन, ओके एप्लाइसिया है, सी हेयर जो कि मोलास्का है और ये एकाइनोडर्मेटा है। एंटीडॉन आपका एकाइनोडर्मेटा है जो सी लिली है एंड एडामसिया आपका सी एनिमोन है जो कि सिलेंट्रेटा है। तो ये हो गया एकाइनोडर्मेटा, मोलास्का, एकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा। तो आपको मार्क करना था A1, B3, C2, D4। एक बार देख ले ठीक है क्या, A1, B3, C2, D4, तो आपको B मार्क करना था। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 आपको पूछा है बायोटेक्नोलॉजी से, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, गोल्डन राइस, विटामिन B12 एनरिच्ड राइस। नो, दिस इज विटामिन ए एनरिच्ड राइस, विटामिन ए दैट इज रेटिनॉल और इसका सोर्स है बीटा कैरोटीन जो कि डैफोडिल प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया है। कहीं पे एक क्वेश्चन ये आया था, आप ध्यान रख लेना। ओके विटामिन ए रेटिनॉल जो कि एक्सट्रैक्ट किया गया था एक जीन जो कि प्रेजेंट है डैफोडिल प्लांट में, वो ध्यान रखोगे। गोल्डन राइस, ओके रोजी इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें तुम्हें याद रखना है जो ह्यूमन प्रोटीन है मिल्क का, उसमें वो उस काउ से मिला था हमें। ओके क्योंकि जनरली जो ह्यूमन मिल्क होता है उसमें प्रोटीन कंटेंट हाई होता है, तो ट्रांसजेनिक काउ बना के हमें उसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट में लाना था जिससे कि हमें काउ के मिल्क से ही ह्यूमन प्रोटीन का फ़ायदा मिले। ओके अब हम नेक्स्ट देखते हैं बीटी कॉटन वैरायटी, जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कॉटन। यस, बासमती कंट्रोवर्सी इज बायोपायरेसी, सो इन दैट बेसिस आपको देखना है, इसमें इनकरेक्ट आ रहा है गोल्डन राइस, तो इसलिए आपको गोल्डन राइस इसमें मार्क करना था जो कि बहुत विजिबल था। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। Given below the two statements regarding oogenesis, ये आपको reproduction से पूछा, human reproduction, primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and theca and shows fluid filled cavity antrum। जैसे ही यहाँ पे antrum दिख गया और secondary follicle दिख गया, दोनों गलत हो गए क्योंकि ये statement यहाँ पे होना था tertiary और प्राइमरी के जगह पे यहाँ पे होना था सेकेंडरी टू टर्शियरी, तब करेक्ट होता। स्टेटमेंट 2 देखते हैं क्या है, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर्स एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte और ओवम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, तो ये करेक्ट है। तो आपको मार्क करना था स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये करेक्ट। ओके अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, juxtaglomerular apparatus formed by, ये भी excretion से ही है, fill in the blanks, DCT and afferent arteriole। आपको याद रखना है DCT and afferent arteriole के combination से ही हमारा juxtaglomerular apparatus बनता है। अगर हम एक Bowman's capsule देखें, इस Bowman's capsule के केस में इनर वॉल जो होता है यहाँ पे पोडोसाइट्स होते हैं, आउटर वॉल ऑफ बोमेंस कैप्सूल में होता है स्क्वामश का एपिथेलियम, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है एंड दिस वन इज इफरेंट आर्ट्रियोल। तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में डीसीटी इस एरिया में रहता है, एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल के जंक्शन में। ये मैंने पहले भी आपको पार्ट टेस्ट में बताया था। और ये है आपका जेजी सेल्स, तो जेजी सेल्स और डीसीटी ये दोनों कंबाइन होकर जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बनाते हैं। जेजी सेल्स प्लस डीसीटी सेलुलर मॉडिफिकेशन इज juxtaglomerular apparatus। ओके तो आपको याद रखना है, इसीलिए आपको आंसर डीसीटी एंड एफरेंट आर्ट्रियोल मार्क करना था क्योंकि एफरेंट आर्ट्रियोल के सरफेस में ही जेजी सेल्स होते हैं। ओके चलो अब नेक्स्ट देखते हैं,
अब हम क्वेश्चन नंबर 169 देखेंगे जो कि आपको ह्यूमन थर्लन डिजीज से पूछा है। कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका एंड हैज पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन। क्योंकि देखा गया है जो कि कोकेन लेते हैं, कोकेन क्या करता है, डोपामाइन को रिसेप्टर से हटने नहीं देता, इसीलिए उसे यूफोरिया इफेक्ट होता है, फीलिंग ऑफ टेम्पररी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। इसी कारण कि वो डोपामाइन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो रिसेप्टर्स होते हैं डोपामाइन के, उससे हटने नहीं देता, इसीलिए वो इंसान कोकेन लेने के बाद उसे बहुत ज़्यादा यूफोरिक इफेक्ट होता है। ओके, वो ध्यान रखना, हटने नहीं देता। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 170। Question number 170, each of the following statements concerning disease malaria is correct except। तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या पूछा है, ह्यूमन थर्लन डिजीज के मलेरिया पोर्शन से पूछा है। The rupture of RBCs is associated with release of a toxic substance hemozoin which is responsible for the chill and high fever recurring every 3 to 4 days। ये करेक्ट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि आरबीसी के अंदर जो प्लाज्मोडियम के पैरासाइट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्टेज में जाके हेमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय करते हैं और उसी हेमोग्लोबिन से बनता है हेमोजोइन, जो कि ब्लड में जब आ जाता है तो हाइपोथैलेमस उसे सेंस करता है, सेंस करके टेम्परेचर को राइज करता है जिससे कि डब्ल्यूबीसी अलर्ट हो जाए। और साथ ही साथ जब ये हेमोजोइन हमारे मसल्स के अंदर एंटर करते हैं तब उससे चिल्स होता है, मतलब वो कांपते हैं और मसल एक भी होता है, मसल्स को वो डैमेज भी कर देते हैं। ओके, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। Plasmodium enters the human body as sporozoites infectious form through the bite of infected female Anopheles mosquito। Yes, हमें पता होना चाहिए कि जो स्पोरोजोइड्स होते हैं वो कैसे एंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी में, जब एनोफिलिस मॉस्किटो किसी को काटता है, जो कि इन्फेक्टेड एनोफिलिस मॉस्किटो, क्योंकि वो वेक्टर है और उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्पोरोजोइड स्टोर रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली जब उसके प्रोबोसिस को, जो लंबा सा एक सूट की तरह नहीं है, लंबा सा एक इंजेक्ट करता है जो स्पाइन की तरह, उससे वो जब दबता है तब उसके सलाइवरी ग्लैंड से आके फोर्सफुली स्पोरोजोइड्स हमारे ब्लड में एंटर हो जाता है। तो ये करेक्ट है। The principal site of gametocyte formation is human gastrointestinal tract। ये गलत है कि हमें पता होना चाहिए जो सेक्सुअल स्टेज है मलेरिया का प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में वो आरबीसी के अंदर होता है, गैमेट का फॉर्मेशन ह्यूमन के बॉडी में, ना ही ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। और गैमेट का फ्यूजन होता है मॉस्क्यूटो के गट के अंदर और गैमेट का फॉर्मेशन होता है ह्यूमन के आरबीसी में, वो ध्यान रखना, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल स्टेज। ओके, द लास्ट वन इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो इज द वेक्टर दैट ट्रांसमिट एजेंट्स 2। तो ये करेक्ट है, तो इसमें आपको मार्क करना था सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द केमिकल नेचर ऑफ बीटा एस्ट्राडियोल। अब आप सोचोगे एस्ट्राडियोल, बीटा एस्ट्राडियोल, मैम ने क्या क्वेश्चन दे दिया। केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में पीछे के फॉर्म में जो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन है, ठीक है, उसके ऊपर वहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं, एमाइन डिराइवेटिव्स, आइडोथायरोनिन या पेप्टाइड हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स के बेसिस में वहाँ पे एस्ट्राडियोल वर्ड है। तो बीटा वर्ड आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन एस्ट्राडियोल हमारे एनसीईआरटी में है जो कि स्टेरॉयड है। हमें ये पता ही है कि एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जो भी होंगे दे आर एक्चुअली स्टेरॉइड जो कि डिराइव होते हैं कोलेस्ट्रॉल से। ओके, तो इसमें आपको इसका नेचर स्टेरॉइड मार्क करना था। और एक चीज बाय चांस अगर आ जाए वो ध्यान रख लेना कि एस्ट्राडियोल इज अ प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल बॉडी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 आपको इवोल्यूशन के पीछे वाले पोर्शन से पूछा गया जो ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड है। ड्यूरिंग आइस एज डैश ईयर्स एगो मॉडर्न डैश एरोज, फिल इन द ब्लैंक्स, 75,000 to 10,000 होमो सेपियंस एरोज। तो इन दैट बेसिस आपको बी मार्क करना था। ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली वहीं पे लिखा हुआ है। निएंडरथैलमैन का भी है जो कि 1 लाख to 40,000 स्पान में है और आइस एज का ये दिया है 75,000 to 10,000। केव पेंटिंग का दिया है 18,000 और जो एग्रीकल्चर हुआ था, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था 10,000 ईयर्स एगो। सो इन दैट बेसिस आप ईयर्स को सेपरेटली लिख के एक बार याद कर लोगे। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन स्पीडिंग अप ब्रीदिंग। आपको पता है अगर किसी का स्पीड हो रहा है ब्रीदिंग का, मतलब वो जोर जोर से सांस ले रहा है और शैलो ब्रीदिंग कर रहा है, सांस धीरे से ले रहा है और जोर जोर से सांस छोड़ रहा है, मैं ये बोलना चाह रही थी, तो उसके पीछे किसका हाथ है स्पीड अप ऑफ ब्रीदिंग में। सोच लो आप सीढ़ी से उठ के आ रहे हो या तो कहीं से भाग के आ रहे हो, इसका मतलब आपके ब्लड में CO2 कंटेंट हाई हुआ है, H+ हाई है, pH लो हुआ है, ऑन दैट बेसिस टेम्परेचर हाई है, दिस आर द कंडीशन
ऑक्सीजन जो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अलग करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन में है। लेकिन जब हमारे ब्रेन को पता चलना है कि हमें कब सांस लेना है, कब सांस छोड़ना है, वो क्यों होता है? इज बिकॉज ऑफ CO2 कंटेंट एंड इज बिकॉज ऑफ H+, ओके, इज बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द इनसाइड द कैरोटिड आर्टरी, जो कि हमारे ब्रेन और नेक को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं, और हार्ट के एओर्टिक आर्चेस के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। मेड्यूला इज अ पार्ट जो वो सेंस करता है, न्यूमोटेक्सिक जो है पोन्स का वो सेंस करता है। तो दिस आर द कंडीशन जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट आर द फैक्टर्स? फर्स्ट वन इज योर द मेन रेस्पिरेटरी सेंटर इज मेड्यूला जो रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन, उसके साथ में है पोन्स जिसमें है न्यूमोटेक्सिक सेंटर, फिर है कैरोटिड आर्टरी जो कि सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द ब्रेन हेड, ओके। देन अनदर वन इज एओर्टिक आर्चेस, CO2 कंटेंट हाई होना पड़ेगा, H+ ज़्यादा होने के पड़ेगा जिससे pH लो होगा। दीज आर द क्राइटेरिया जिससे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन होते रहता है। लेकिन ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है हमारी बॉडी में। ऑक्सीजन घटे बढ़े कुछ भी हो, दे प्लेज इनसिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो आपको यहाँ पे कौन सा आंसर दिख रहा है? तुरंत ये दिख जा रहा है, दैट इज सीवियर डेफिशिएंसीज ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारे बुक में पेज नंबर आई थिंक 275 में रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के एकदम नीचे लिखा हुआ है, इनसिग्निफिकेंट रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। बाकी ऑप्शंस देखो करेक्ट है। सिग्नल्स फ्रॉम एओर्टा एंड कैरोटिड आर्टरी टू द मेड्यूलर रिस्पॉन्स टू lower blood pH, there is more H+, excess amount of carbon dioxide and hydrogen ions in blood, impulses from the breathing centers in the medulla, these are the condition जो speed up कर सकता है आपके breathing को, लेकिन इसका कोई लेना देना इससे नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 174, a single-stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule probe is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cells followed by the detection using autoradiography। ये आपको बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से पूछा गया है, जो कि पेज नंबर नॉन एडिटेड बुक में पेज नंबर 214 में था, शायद ना 212 में था, एक बार देख लेना आप, 12 में था शायद। तो इन दैट बेसिस आपको याद रखना है ये है क्या, मैं थोड़ा समझा दो। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA या तो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA पकड़ लेते हैं हम। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA लिए, उसको लेके रेडियो आइसोटोप लगा के उसे प्रोब बना दिया। अब हम एक सेल में इंजेक्ट करेंगे। मान लो कि एक सेल हमने कलेक्ट किया फ्रॉम एनीवेयर, लाइक पकड़ लेते हैं हम स्किन से, ओके। तो इसके हमें पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमारे 30,000 जीन्स का जो भी डाटा है हमारे पास है, तो स्किन का सेल्स का भी डाटा होगा। तो स्किन के सेल्स में अगर हमने ये डाल दिया, ये रेडियो आइसोटोप्स जो प्रोब है उसे डाल दिया, तो वो सेल साइकिल के दौरान उस प्रोब को यूज़ करेगा रेप्लिकेशन के टाइम में। यूज़ करके अगर वो अटैच हो गया DNA से, इसका मतलब है हमारा DNA ओके है। अगर अटैच नहीं हो पाया, दैट मीन्स हमारे DNA में म्यूटेशन हो चुका है। तो ऑटोमेटिकली हम उसे कब कैसे देखेंगे? तब हम क्या करेंगे, उस सेल में इंजेक्ट करने के बाद प्रोब को हम उससे DNA आइसोलेट करेंगे, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करेंगे जैसे आपको सिखाया गया है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करने से DNA आपके जेल में आ जाएंगे। फिर उसके ऊपर एक नाइट्रोसेल्युलोज पेपर मिलता है जो आपको मैम ने या सर ने बताया होगा, जिसमें हम DNA फिंगरप्रिंटिंग की तरह ही वैसे हम नाइट्रोसेल्युलोज पेपर को दबाएंगे उसमें, उससे नाइट्रोसेल्युलोज पेपर में वो DNA आ जाएगा। फिर एक मशीन होता है ऑटो रेडियोग्राम, और उसमें उस मशीन में डालते ही वो एक्सरे बीम आता है, उससे एक फ़ोटो खींचा जाता है फ्रॉम दिस पेपर। वो फ़ोटो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो कंप्यूटर में। फिर एक सॉफ्टवेयर में डाल के जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो भी डाटा है उस पर्टिकुलर सेल्स के जो डाटा है उससे आप कंपेयर कर सकते हो। तब देखोगे कहीं कहीं पे आप देखोगे जो DNA बैंड्स होंगे जो उस सेल से आपने एक्सट्रैक्ट किया, कहीं कहीं पे ब्लैक कलर का स्ट्रैप आ रहा है, कहीं कहीं पे चमक रहा है। जो चमकने वाले पोर्शंस है वो आपका म्यूटेशन नहीं हुआ। जो नहीं चमकेगा इसका मतलब उस जगह पे म्यूटेशन हो चुका है, जिससे आप उस पर्टिकुलर पेशेंट को, उस पर्टिकुलर पर्सन को आप बता सकते हो कि देयर इज सर्टेन प्रॉब्लम इन योर सेल और फ्यूचर में जाके मे बी स्किन कैंसर हो सकता है, तो सो दैट वो उसे प्रिवेंट कर सके। इस तरह से किया जाता है। या तो आप दूसरे स्टडीज़ के लिए भी उसे यूज़ कर सकते हो, फॉर इवोल्यूशनरी स्टडीज़ एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया कि किस तरह से हम ऑटो रेडियोग्राफी को यूज़ करते हैं बाय द कंबाइनिंग विथ RDNA टेक्नोलॉजी। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 175। Question number 175, a steam tank reactor is usually cylindrical or with a curved base। ये भी क्वेश्चन आपको बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल वाले पार्ट से पूछा गया है, फर्स्ट चैप्टर से। To facilitate the mixing of the reactor content, yes, to even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor, correct। तो इसमें आपको मार्क करना था both A and B।
कि हमें पता है जो कार्ब बेस होता है स्टीर टैंक, सिंपल स्टीर टैंक बायोरिएक्टर का सिलेंड्रिकल बेस, वो एक तो रिएक्टर कंटेंट साथ ही साथ इवन मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन और उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स है वो अच्छे से घुल मिल जाए, जैसे कि हर डायरेक्शन में वो सामान पहुँचे और जो भी सेल आप ग्रो कर रहे हो उसमें फॉर जीन एक्सप्रेशन वो अच्छे से ग्रो हो पाए और आपको उससे प्रोडक्ट मिल पाए जिस जीन एक्सप्रेशन के थ्रू, जो कि हम रिकम्बिनेंट प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करके लेते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। ये आपको एनिमल किंगडम से पूछा है, एयर ब्लडर, ओपर्कुलम, विविपेरिटी एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। द कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन बोनी फिशेस इंक्लूड, एयर ब्लडर बोनी फिश में है, ओपर्कुलम बोनी फिश में है, विविपेरिटी नहीं है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में गिरता है, बोनी फिश में गिरता है। तो ऑटोमेटिकली आपको 1, 2 और 4 करना है। और विविपेरिटी इज अ साइन ऑफ कार्टिलेजिनस फिश, इट्स नॉट अ साइन ऑफ बोनी फिशेस, क्योंकि वहाँ पे विविप्रस लिखा हुआ है। विविप्रस मतलब वो अपने अंडे, फर्टिलाइज्ड एग्स जो भी होते हैं एक पाउच में लेके बॉडी के अंदर रखते हैं और जब भी वो फिश हैच होता है फिर डायरेक्टली उसके बॉडी से वो फिश निकल के आता है, इसलिए उसे विविप्रस कैटेगरी कहा जाता है। ओके, और विविप्रस नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 177। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? Inferior vena cava receives deoxygenated blood from the head and body. Hepatic portal vein, spatial venous connection between intestine and liver. Pulmonary artery carries oxygenated blood to the lungs and incomplete double circulation this. तो हम पहला वाला देखते हैं, receives deoxygenated blood from the head and body में। inferior मतलब नीचे वाला, वो सुपीरियर वेना केवा हेड एंड नेक से लाएगा, इंफीरियर फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स, ओके, टुवर्ड्स द राइट ऑरिकल। तो यहाँ पे गलत आ गया बिकॉज यहाँ लिखा है हेड एंड बॉडी, हेड नहीं होगा। नेक्स्ट है हेपेटिक पोर्टल वेन, स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन इंटेस्टाइन एंड लीवर, ये करेक्ट है और इसलिए येलो मार्क किया हुआ है। व्हाट इज पोर्टल सिस्टम, वो यह ध्यान रखना, कैपिलरी टू कैपिलरी नेटवर्क, एक जगह का कैपिलरी अगर दूसरे जगह से कैपिलरी से जुड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेन, उसे हम पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जो ह्यूमन में हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन है और हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन है। ओके, नेक्स्ट वन इज पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा towards the lungs, ठीक है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन जो कि 3 चैम्बर्ड हार्ट स्पेसिस में होता है, 4 चैम्बर हार्ट स्पेसिस में नहीं होता, तो इसलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में गलत क्या है, यहाँ पे 4 चैम्बर्ड भी मेंशन है। एक चीज और याद रखोगे आप, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के केस में द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज पंपिंग आउट मिक्स्ड ब्लड, क्योंकि उनके हार्ट में ब्लड मिक्स होता है। हमारे हार्ट में ब्लड मिक्स नहीं होता, लेकिन हमारे कैपिलरी नेटवर्क में ब्लड मिक्स होता है। ओके, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 178। Question number 178, name the gland located on the dorsal side of the forebrain which plays a very important role in the regulation of a 24-hour diurnal rhythm of our body that is sleep awake cycle में participate करता है, जो कि है pineal, क्योंकि हमारा pineal gland melatonin sleep hormone secrete करता है और वही हमारे पूरे सिस्टम को चलाता है by regulating the sleep awake cycle। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Consider the two statements. ये आपको excretion से पूछा है। Atrial natriuretic factor mechanism acts as a check on the renin-angiotensin mechanism. ANF cause vasodilation, dilation of blood vessel and thereby decreasing the blood pressure. तो इसमें assertion और reason दोनों correct है और reason is the correct explanation of assertion. ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है जब RAS mechanism होता है is because of GFR fall, जब हमारी बॉडी में सोडियम का परसेंटेज डाउन होता है और ब्लड धीरे धीरे एफरेंट आर्ट्रियोल की तरफ जाता है, तो किडनी का जो इनबिल्ट फीचर है जीजी सेल्स वो एक्टिवेट होके रेनिन सीक्रेट करता RENIN और वो एंजियोटेंसिनोजेन जो हमारे ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट है, लीवर सीक्रेट करता है एक प्रोटीन, उसे वो तोड़ता है, तोड़ के एंजियोटेंसिन 1 बनाता है। एंजियोटेंसिन 1 टूट के फिर एंजियोटेंसिन 2 बनता है जो कि वेसोकंस्ट्रिक्टर है। फिर ये एंजियोटेंसिन 2 वेसोकंस्ट्रिक्टर एफरेंट आर्ट्रियोल को जाके प्रेस करके GFR राइज कराता है और इस तरफ एल्डोस्टेरोन आता है बिकॉज ऑफ एंजियोटेंसिन 2, उसे सेंस करके एल्डोस्टेरोन आने के बाद DCT और कलेक्टिंग डक्ट से ऑटोमेटिकली पीछे डिस्टल पोर्शन से वो वाटर और सोडियम दोनों को रीअब्सॉर्ब करके बॉडी में बैग देता है। एक चीज आपको याद रखना है, ANF क्या करता है, जब सोडियम का लेवल राइज होना शुरू हो जाता बिकॉज ऑफ RAS मैकेनिज्म, तभी ANF हार्ट का जो वॉल है वो सिक्रीट करता है ANF एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। एट्रियल मीन्स हार्ट का एट्रियम, नेट्री मीन्स केमिकल नेम ऑफ सोडियम, यूरेटिक मीन्स यूरिन से सोडियम निकालना, और वो वेसोडाइलेट कर देता है। जो कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट था एंजियोटेंसिन 2 का वो
कम हो जाता है और ANF आके उसे रिलैक्स कर देता है एफरेंट आर्ट्रियोल से, जिससे वो ब्रस्ट ना हो और वो डैमेज ना हो एफरेंट आर्ट्रियोल। तो वैसोडाइलेशन से धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड प्रेशर डाउन होने लगता है, क्योंकि सोडियम का एक्सक्रीशन से भी यूरिन से होने लगता है। सो इन दैट रेफरेंस ANF इज चेकिंग या स्टॉपिंग RAS mechanism and thereby vasodilating the efferent arteriole together with increasing the urine output and excreting out the sodium. Okay, so in that way ANF is managing or checking the RAS mechanism. अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 180 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज इनकरेक्ट, जो कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट से पूछा है। ह्यूमन स्कल इज डाइकोंडाइलिक, यस, बिकॉज 2 ऑसिपिटल कंडाइल होते हैं जो कनेक्ट करते हैं वर्टिब्रल कॉलम को स्कल से। द नेक्स्ट वन इज फ्लोटिंग रिब्स, 11 एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स, करेक्ट। प्यूबिक सिम्फाइसिस साइनोवियल जॉइंट में नहीं गिरेगा, बिकॉज प्यूबिक सिम्फाइसिस एक ऐसा पॉइंट है जो फिर फाइब्रस कार्टिलेज से बना है और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट में गिरता है एंड प्रेजेंट इन द वेंट्रल साइड ऑफ द पेल्विक गार्डल, जो कि 2 कॉक्सियल बोन को ज्वाइन करता है। तो इसमें साइनोवियल जॉइंट में नहीं आएगा, इसलिए आंसर ये था सी। आपको मार्क ऐसे सी करना है क्योंकि उन्होंने पूछा क्या है, इनकरेक्ट। ओके, कॉक्सियल बोन पेल्विक गार्डल में होता है 2 कॉक्सियल बोन, जिससे कि पेल्विक गार्डल बनता है। और कॉक्सियल बोन्स किससे बनते हैं? 1 कॉक्सियल बोन फॉर्म फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, जो आपको पता होगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181 में आपको पूछा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, जो कि एमनियोसिंथेसिस के बेसिस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसिंथेसिस, जॉन्डिस होगा। बाकी सब हम कर पाएंगे क्योंकि ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज में आता है। ओके, मेटाबॉलिक एरर्स या तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज जितने भी है तब उससे हम पता कर सकते हैं। तो एमनियोसिंथेसिस में हम करते क्या है, एमनियोसिंथेसिस में हम जनरली एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं विथ लूज फीटल सेल्स, उसमें कोई भी केमिकल चेंज या फीटल सेल्स के क्रोमोसोम्स को हम स्टडी करेंगे बाय कैरियोटाइपिंग, तब हमें उससे पता चलता है कि कुछ क्रोमोसोम में एब्रेशन है या नहीं। ऑन दैट बेसिस आप बता सकते हैं कि उसका कोई जेनेटिक डिसऑर्डर फ्यूचर में हो सकता है कि नहीं, लेकिन जॉन्डिस हो या तो कोई भी ऐसा कोई हेमोलाइटिक डिजीज हो, ये सब हम उससे पता नहीं कर सकते। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182 आपको पूछा गया है बायोमोलिक्यूल्स के एंजाइम वाले पोर्शन से, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, करेक्ट है। द एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स गेट डीनेचर्ड एट 50, नो, इट गेट डीनेचर्ड एट अराउंड 80 to 90 डिग्री सेल्सियस, या तो 100 डिग्री भी करेक्ट होगा। ओके, क्योंकि माइक्रोब्स में 100 डिग्री सेल्सियस लिखा है और बायोमोलिक्यूल्स में 80 to 90 डिग्री सेल्सियस लिखा है, तो अप टू 100 करेक्ट पकड़ सकते हो। द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट, तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या होगा, एक्टिव साइट ब्रेक द प्रोडक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे जाके सबस्ट्रेट अटैच होता है, उसके बाद उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आता है विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स ऑल्सो, फिर धीरे धीरे जाके उससे प्रोडक्ट बनता है, फिर वो प्रोडक्ट उस साइड से निकल के बाहर आ जाता है बिना एंजाइम के चेंज किए हुए। ओके, तो लास्ट वन इज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम, यस, तो इसमें हमारा करेक्ट आ रहा है ए और करेक्ट आ रहा है डी, तो आपको मार्क करना था इसमें ए एंड डी, क्योंकि इसमें पूछा सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड्स ऑल करेक्ट स्टेटमेंट ए डी। पहले वाले में करेक्ट है, सेकंड वाले में गलत है 50 वाला, और सी में द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट नहीं, सबस्ट्रेट होगा। ओके, प्रोडक्ट नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 183 देखते हैं, जो कि बायोटेक्नोलॉजी से पूछा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट इज प्रेजेंट इन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ऑफ PBR322, जो कि नॉन एडिटेड बुक में 199 में है। आपको पता होना चाहिए कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट में आपको मिलेगा PST1 एंड PVU1, ये आपको मार्क करना है, और टेट्रासाइक्लिन में BAMH1 SUL1। ओके, ये दोनों याद कर लेना कि किस जगह पे क्या है, फिर वहाँ पे ये भी याद लिख लेना ROP में क्या है, उसमें देखना ROP करके रिप्रेसर ऑफ प्राइमर जीन है जिसमें PVU2 है, हर जगह का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स आप डायग्राम से याद कर लोगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 184। Question number 184, which of the following sets of organs is not endocrine gland but secrete hormone? हमें पता है कि हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, फिर इधर एड्रिनल है। तो इन दैट बेसिस कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स होते हैं जो एंडोक्राइन कैटेगरी में गिरते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हार्मोन लाइक फैक्टर सिक्रीट करते हैं। तो वो क्या क्या है? हार्ट है जो कि ANF सिक्रीट करता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। किडनी सिक्रीट करता है रेनिन टुगेदर विद कैल्सिट्रियोल एंड एरिथ्रोपोइटिन।
गैस्ट्रीन, एलिमेंट्री कैनाल से गैस्ट्रीन सिक्रीट होता है, एंटेरोगेस्ट्रॉन जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, सिक्रीटिन सिक्रीट होता है, कॉलिसिस्टोकाइनिन सिक्रीट होता है। तो मैं एक बार लिख दूँ, इसमें होता है ANF एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर, किडनी में है रेनिन जो आपके बुक में लिखा हुआ है रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन जो RBC प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है बोन मैरो में, फिर है आपका कैल्सिट्रियोल जो NCERT में नहीं है लेकिन 2019 में आया था नीट में। एलिमेंट्री कैनाल में है स्टोमक से गैस्ट्रीन, और ड्यूडेनम से होता है GIP गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, सिक्रीटिन, साथ ही साथ होता है कॉलिसिस्टोकाइनिन। ओके, तो इसलिए आपको मार्क करना था A। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 185, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू और ऑर्गन। हमें याद रखना है कि सेकेंडरी लिम्फॉइड नहीं है थाइमस, क्योंकि थाइमस और बोन मैरो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, और प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में बोन मैरो का काम है सभी तरह के ब्लड सेल्स को बनाना, साथ ही साथ टी सेल्स को बनाना, लेकिन टी सेल्स का मैचुरेशन थाइमस में होता है, मैचुरेशन डिफरेंशिएशन थाइमस में होता है, इसलिए थाइमस को भी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कंसीडर किया जाता है। बाकी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का काम है आफ्टर मैचुरेशन जो भी निकलते हैं WBCs वो जाके स्टोर होते हैं, जैसे पेयर्स पेच ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोर WBC, अपेंडिक्स, स्प्लीन, लिम्फॉइड टिश्यूज जो भी होते हैं, तो लिम्फ नोड्स होते हैं, वो स्टोर करके रखते हैं जिसमें WBC इफेक्टर सेल्स बनते हैं। और एंटीजन सेंसिटिव बनाता कौन है WBC को? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, दैट इज बोन मैरो एंड थाइमस। एक और डाउट आता है इसमें, माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ WBC अगर आया तब तुम्हारा आंसर सेट अगर आया तो थाइमस और बोन मैरो दोनों करेक्ट होगा, और अगर ऐसे आ गया बोन मैरो अलग थाइमस अलग, द बेस्ट आंसर विल बी बोन मैरो देन। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 186। 186, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज विच आर नॉट करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा है फ्रॉम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटिलेट्स, तो ये करेक्ट है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड, करेक्ट। मोलास्का करेक्ट। एनिलिडा नहीं होगा, तो इसलिए इनकरेक्ट हो गया। दिस वन इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट। ओके, The SAN, sinoatrial node can generate the maximum number of action potential. Yes, इसलिए इसे नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है, तो ये करेक्ट है। Ventricular systole increase the ventricular pressure causing the opening of the tricuspid and bicuspid valve. तो इसमें लिखा है ventricular systole increase the ventricular pressure. जब ventricular systole increase करता है ventricular pressure, तब semilunar valve open होता है, और इसी के कारण circulatory pathway start होता है। Right ventricle का deoxygenated blood lungs के तरफ जाता है, और left ventricle का oxygenated blood body के तरफ जाता है। लेकिन जब इनिशिएट होता है वेंट्रिकल सिस्टोल, उस वक्त पे AV valve बंद होता है, और उसके कारण फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देता है, दैट इज लब। तो यहाँ पे ओपनिंग वाला जो लिखा है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, ये गलत है, तो इसीलिए इसमें आंसर आपको ये इनकरेक्ट है, इसलिए आपको दो ही करेक्ट मिल रहा है, 2 and 4। तो इसमें आपको नॉट करेक्ट मार्क करना था, दैट इज 2 and 4। ये करेक्ट है, उसको आपको छोड़ना है। नॉट करेक्ट पूछा, इसलिए आंसर इज 2 and 4। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा है कि इन स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, कि हमें पता है कि स्पर्मेटोगोनिया टर्न इनटू स्पर्म, ये स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। प्राइमरी यहाँ पे स्पर्मेटेड टर्न्स इनटू स्पर्मेटोजोआ अगर है, मतलब स्पर्मेटेड से स्पर्म बनता है, मोटाइल टू नॉन मोटाइल बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड मेटामॉर्फोसिस, तभी उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मिएशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनिफरस ट्यूब्यूल, रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमनिफरस ट्यूब्यूल, रिलीज ऑफ फ्रॉम सर्टोली सेल्स, रिलीज ऑफ स्पर्म, ऐसे कुछ भी आया तब तुमको याद रखना है कि उसे हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। ओके, और ये स्पर्मियोजेनेसिस है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया अप टू स्पर्म प्रोडक्शन। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 188 जो कि एवोल्यूशन चैप्टर से है, मैमल शेयर सिमिलरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ 4 लिम्स रिप्रेजेंट विच क्लास ऑफ एवोल्यूशन। तो इसमें आंसर होगा डाइवर्जेंट, कि हमें पता है कि 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन, 4 लिम्स ऑफ व्हेल्स, 4 लिम्स ऑफ बैट एंड 4 लिम्स ऑफ चीता डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है होमोलॉजी, कि उनके बोन्स का पैटर्न सेम है, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। ऑन दैट बेसिस आपको यहाँ पे मार्क करना था डाइवर्जेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 जो आपको पूछा एक्सक्रीशन चैप्टर से, सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स डज नॉट टेक्स प्लेस इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तब आपको ये मार्क करना है क्लोराइड आयन, कि आपको पता है हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और एमोनिया सिक्रीट करता है PCT। सिक्रीट मतलब जो उसका सेल है वो डायरेक्टली इनटू द ल्यूमेन छोड़ता है, दैट मींस इनटू द फिल्टरेट। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब बॉडी में बैठ जाना।
ओके, वो ध्यान रखना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 190, बैक्यूलर वायरसेस आर, ये माइक्रोब से पूछा है। स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड, ये मार्क करना था। एक चीज हमेशा याद रखना, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो बायो कंट्रोल एजेंट्स है हमेशा टारगेट करते हैं नैरो ग्रुप्स को, वाइड ग्रुप्स को नहीं, ब्रॉड ग्रुप्स को नहीं, बिकॉज उसे सबको खत्म नहीं करना है, इकोसिस्टम को मैनेज करके भी चलना है, जिससे कि पूरा का पूरा एक बैलेंस बना रहे। ओके, वो ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 191। क्वेश्चन नंबर 191, विच अमॉन्ग दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। ये आपको एनिमल किंगडम से पूछा है, दैट इज व्हेल्स, डॉल्फिन एंड सी काउ। इसमें पहले पकड़ लोगे तुम शार्क, जो कि कार्टिलेजिनस फिश है, उससे निकल जा रहा है। ट्राइगोन कार्टिलेजिनस फिश है, इससे निकल जा रहा है। ट्राइगोन कार्टिलेजिनस फिश है, इससे निकल जा रहा है। तो ऑन दैट बेसिस आप निकाल दोगे। अगर आपको ये सब पता नहीं फिर भी आंसर निकल जा रहा है तो सी आपको मार्क करना था इसमें। ओके, और सी काउ हमारे इवोल्यूशन चैप्टर में मेंशन है, इसीलिए इसको मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 192। Question number 192, to test the safety of polio vaccine, the organisms used are transgenic mice, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पार्ट से पूछा है। ठीक वैक्सीन सेफ्टी में आप देखोगे लिखा हुआ है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के नीचे, पेज नंबर 213 था शायद, नॉन एडिटेड में बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में, इसमें माइस किया था। इसीलिए माइस का यूज़ होने के कारण अच्छे से उन्हें मंकी यूज़ करना नहीं पड़ा। ये लाइन भी वहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार आप अच्छे से देख लेना। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 193, when a cell is chemically analyzed, one feature common to all compounds found in the acid soluble pool is that, ये बायोमोलिकुलर का क्वेश्चन है। they have a molecular weight between 18 to 800 डाल्टन। माइक्रोमोलिकुल का जो साइज होता है 18 to 800 में गिरेगा। मोर देन 10,000 या मोर देन 1,000 या तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में वो क्यों रहता है, एक तो साइज के बेसिस में, एक रहता है वो पॉलीमेरिक होते हैं, और साथ ही साथ उसमें एक चीज़ याद रखना, वो रेटिनेट पोर्शन में रहते हैं। ओके, तो सम ऑफ द फीचर्स आर देयर जो बायो मैक्रोमोलिकल्स का है, और बायो माइक्रोमोलिकल्स का साइज के बेसिस पे ही वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में रहते हैं, इनसॉल्युबल नहीं सॉरी सॉल्युबल पूल में ऊपर की तरफ रहते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे पूछा है कि केमिकली एनालाइज्ड वन फीचर कॉमन टू ऑल कंपाउंड्स फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल, इसलिए आपको ये मार्क करना था। इसमें तो ये नहीं कंसिडर कर सकते होमोपोलीमर्स और हेट्रोपोलीमर्स, और इसमें बायो मैक्रोमोलिकल नहीं होगा, बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट acid soluble pool, that is bio micromolecule, not macro. ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 जो कि कॉकरोच से डाला है। आप देखो इंसेक्ट्स हमारे उसमें लिखा हुआ है सिलेबस में, वो कॉकरोच ही होगा, इसलिए कॉकरोच और फ्रॉग स्किप नहीं करना है। जो हम हर फुल टेस्ट में डालेंगे आगे से वो आपको ध्यान रखना है। अगर बाई चांस आपने अभी पढ़ा नहीं है फुल टेस्ट 1 में तो आगे कवर कर लेना। ओके, चलो इसमें क्या है, द hardened plates of exoskeleton present ventrally at the body of the cockroach are known as sternites। स्टर्नाइट्स बोलते हैं, वेंट्रली पूछा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर आपने कॉकरोच देखा है, कॉकरोच के बॉडी में कुछ एक्सोस्केलेटन प्लेट्स होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं स्क्लेराइट्स। तो जो प्लेट्स है, काइटिनस प्लेट है, अगर डॉर्सल साइड में है तो टर्जाइट्स बोलेंगे, वेंट्रल साइड में है तो स्टर्नाइट्स बोलेंगे, और अगर लेटरल साइड में है तो हम उसे ल्यूराइट्स बोलेंगे। ओके, तो ऑन दैट बेसिस आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 195। क्वेश्चन नंबर 195, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट थायराइड हार्मोन्स। आपको ये केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से पूछा है। द सपोर्ट एरिथ्रोपोइसिस, यस, एरिथ्रोपोइसिस सपोर्ट करने वाले हार्मोन एक थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल एंड एरिथ्रोपोइटिन। 4 हार्मोन का नाम याद रखना जो आरबीसी प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, द मेंटेन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यस, थायरॉक्सिन टुगेदर विथ एल्डोस्टेरॉन, ADH एंड दिस थायरॉक्सिन, दे ऑल पार्टिसिपेट इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। Okay, they control blood phosphate level. No, this is the work of aldosterone. ये काम कौन करता है, एल्डोस्टेरॉन, इसलिए इसका ये काम नहीं है। दे रेगुलेट्स BMR, तो BMR रेगुलेट करता है। अगर फॉस्फेट लेवल का बात है, डायरेक्टली लिखा है एज ए पोटेशियम फॉस्फेट, कुछ भी एलिमिनेट करना बॉडी में या बैलेंस करना, कुछ भी एल्डोस्टेरॉन मार्क करना ही ज़्यादा सेफ रहेगा। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 196।
Question number 196, the invasion of cancerous cells from one part to the another part of the body is metastasis, जिसे हम बोलते हैं spreading, and this is a feared property of malignant tumor. Okay, ये आपको पता ही होगा, feared property of malignant tumor is metastasis. Metagenesis देख के confuse नहीं होना, उसका मतलब होता है सिलेंट्रेटा का एक फीचर जिसे पॉलिप से मेड्यूसा बनता है और मेड्यूसा से पॉलिप बनता है. और कंटेक्ट इनिवेशन का मतलब होता है इट इज ओबेड बाय नॉर्मल सेल. एक सेल दूसरे सेल के टच में आते ही उसका ग्रोथ रुक जाता है, वो आगे और नहीं बढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं कंटेक्ट इनिवेशन, जो कि नॉर्मल सेल का प्रॉपर्टी है. इसमें है बेनाइन ट्यूमर विच इज कन्फाइंड टू वन एरिया. तो द बेस्ट आंसर इज मेटास्टेसिस. इसका मतलब है स्प्रेडिंग टू अदर रीजन्स. ओके, एंड दिस इज अ feared property of cancer, malignant tumor. The 197, the enzyme known as molecular Caesar in genetic engineering is restriction endonuclease. कि हमें पता है molecular Caesar is restriction endonuclease and molecular adhesive is DNA ligase. अब हम next question की तरफ move करते हैं. क्वेश्चन नंबर 198, ग्लेनोइड कैविटी इज फाउंड इन दिस एरिया, जहाँ पे जाके हमारा ह्यूमरस का हेड जाके जुड़ता है, और इसीलिए हम ग्लेनोइड कैविटी मार्क करेंगे पेक्टोरल कैविटी. और एसिटाबुलम अगर आएगा तब हमें मार्क करना है दिस कैविटी इज प्रेजेंट इन योर हिप जॉइंट जो बनता है इन द पोर्शन ऑफ पेल्विक गार्डल. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 199, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड. तो हमें पता है पोलर बॉडी में हैप्लॉइड डिप्लॉयड लिखना नहीं है, स्पर्मेटिड में हमें हैप्लॉइड लिखना है, सेकेंड पोलर बॉडी में कुछ नहीं लिखना है. स्पर्मेटोगोनी इज डिप्लॉयड, दैट इज 44A ऑटोसोम एंड एलोसोम. एलोसोम इज XY सेक्स क्रोमोसोम. ओके, तो आपको मार्क करना था D. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. दैट इज द लास्ट क्वेश्चन 200. Some salient features and phyla of the organisms are given below. Select the option which shows the correct combination of organism, its phylum and the salient features. हमें पता हाइड्रा सिलेंट्रेटा है. ओके, ये करेक्ट है. बायलेटरल सिमेट्री नहीं, रेडियल होगा, ये गलत आ गया. नीडोब्लास्ट प्रेजेंट है, ये करेक्ट है. तो इतना तक इसका करेक्ट था, तो आंसर ये नहीं होगा. प्लेनेरिया प्लेटेलमेंथिस है, करेक्ट है. बायलेटरल सिमेट्री करेक्ट है. हाई रिजनरेशन कैपेसिटी है, आंसर निकल जा रहा है बी. इसमें मार्क किया हुआ नहीं था, बी है आंसर. एनसाइलोस्टोमा एस्केलमेंथिस है, एनिलिडा नहीं है. बायलेटरल सिमेट्री है, करेक्ट है. एलोंगेटेड एंड वर्म शेपेड है, करेक्ट है. ऑक्टोपस मोलास्का है, ये करेक्ट है. रेडियल नहीं है, बायलेटरल सिमेट्री है. एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ शेल प्रेजेंट नहीं, एब्सेंट है. सो ऑन दैट बेसिस बेस्ट आंसर इज बी. यही आपको मार्क करना था. तो फुल टेस्ट 1 का जो भी पेपर है हमने डिस्कस कर चुके. अब हम आगे मिलेंगे फुल टेस्ट 2. थैंक यू.